तो हेलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है गुरुत्वाकर्षण की सीरीज के अंदर वो है केपलर के द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति। तो बच्चों, हमने पहले पढ़े हैं केपलर के नियम पढ़े हैं और केपलर के 3 नियम पढ़े थे, जिसमें हमें अब द्वितीय नियम है इसकी व्युत्पत्ति करनी है। और द्वितीय नियम को आपको मैंने बताया था कि जो केपलर का जो द्वितीय नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये कोणीय संवेग संरक्षण नियम का पालन कैसे करता है। तो मैंने बताया था कि जो केपलर का द्वितीय नियम था, तो वो केपलर का द्वितीय नियम क्या बताया था। तो मैंने आपको ये बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि ये जब कोई ग्रह होते हैं तो ग्रह कैसे गति करते हैं। मैंने आपको बताया था कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अंदर वो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मैंने बताया ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और इसके अंदर दो दो इसके फोकस होते हैं। तो इस फोकस पे जो होता है वो आपका क्या होता है, सूर्य होता है। इस फोकस पे क्या होता है, सूर्य होता है। और ये द्वितीय नियम ये कहता था कि जब कोई ग्रह सूर्य की ओर चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो समान समय में समान है ना, समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल तय करता है। तो जैसे मैंने ये बताया था कि ये देखो हमारे पास क्या आ गया, सूर्य। तो यहाँ पे कोई ग्रह गति करता है, तो यहाँ पे कोई ग्रह है, वो ग्रह ए है। और इसमें जो टाइम लिया है वो इसमें जो T1 समय में यहाँ है और T2 समय के अंदर ग्रह कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो इसमें मैं कहता हूँ कि जो समय अंतराल लिया है वो कितना लिया है, डेल्टा टी। बहुत अल्प समय के अंदर कोई ग्रह गति करता करता दीर्घवृत्ताकार कक्षागर पर यहाँ आ गया, ए से कहाँ आ गया, T2 पर, मतलब T2 टाइम लिया और कहाँ आ गया, बी पे आ गया। और T1 से T2 टाइम जो अंतराल कितना है, डेल्टा टी है। तो ये जो मैं कहता हूँ जो ये ग्रह माना है मैंने, जो सूर्य माना है, और सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है तो समान समय के अंदर समान क्षेत्रफल तय करता है। तो मैंने बताया था कि यदि समान क्षेत्रफल तय करता है तो उसका जो क्षेत्रफलीय, तो क्षेत्रफलीय चाल है ना, वो क्या रहती है, नियत रहती है। मैंने क्या बताया था, क्षेत्रफलीय चाल क्या रहती है, नियत रहती है। तो हम इसके बारे में आपको बताया था, तो आपको पता है। तो आप दूसरा नियम लिखवाया था, तो मैंने क्या लिखा है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर, तो हमने लिखा था जो द्वितीय नियम क्या था, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो समान समय में समान समय में समान समय के में क्या करता है, समान क्षेत्रफल तय करता है। इट मीन्स क्या हुआ कि इसका जो क्षेत्रफलीय त्वरण होता है, क्षेत्रफलीय सॉरी त्वरण नहीं, चाल, तो क्षेत्रफलीय चाल क्या रहती है, नियत रहती है। क्षेत्रफलीय चाल क्या आती है, नियत। तो मैंने बताया कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमण करता है, तो उसका जो समान समय में जो क्षेत्रफल है, तो समान क्षेत्रफल तय करता है। जैसे मैंने ये क्षेत्रफल लिया, तो ये भी क्षेत्रफल इतना ही होगा। और यदि टाइम समान है, यदि यहाँ पे डेल्टा टी टाइम है, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। तो हम इसको सोर्स को एस मान लेते हैं, सन, हमारा सन यहाँ पे है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, द्वितीय नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। कि हम मान लेते हैं कि माना कि कोई ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग को क्या लिखते हैं, ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। माना कि कोई ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, जिसका वेग कितना है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। तो आपको पता है जब ये हमने ये माना है सन, और जब कोई ग्रह ए पे था और कहाँ चला गया, बी पे चला गया, तो मानता हूं कि ये जो ए से बी तक जाने में जो समय लिया गया है वो बहुत कम लिया गया है, वो डेल्टा टी समय में। तब ये यहाँ से आ गया है, तो इसमें जो कोण बनाया गया है, जो अल्प कोण बनाया गया है ए से बी तक जो बनाया गया है वो कितना है, डेल्टा थीटा है। तो हम, आपको पता है कि जो केपलर का द्वितीय नियम था वो कौन सा नियम था, क्षेत्रफलों का नियम था। किसका नियम था, क्षेत्रफलों का नियम था। तो हम इसका क्या करते हैं, तो आपको पता है ये सन हो गया, ये हमारा ग्रह हो गया। जब ग्रह बहुत कम समय के अंदर कहाँ आ गया, बी पे आ गया,
तो कोणीय वेग मैंने बता दिया कि माना कि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है तो इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्षेत्रफल देखो एस ए बी है ना, एस ए बी का तो क्षेत्रफल का नियम था, तो हम क्षेत्रफल एस ए बी का निकाल दें, है ना। तो आपको पता है कि जब ये यहाँ से ए से कहाँ गया है, बी तक गया है, और ये जो मैं इसकी स्थिति मान लेता हूँ, ग्रह की स्थिति कितनी मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ, और ये इसकी जो वेलोसिटी है वी, इधर भी वेलोसिटी क्या होगी, वी होगी। वी मैंने क्यों लिखे कि बहुत कम समय लिया है तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल देखो हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, अब बहुत कम क्षेत्रफल लेना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यदि मैं इसका क्षेत्रफल बहुत कम है तो उसको डेल्टा ए से लिखूं, तो डेल्टा ए बराबर क्या होगा बताइए, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 1/2 इसका आधार, आधार कितना है ए से आर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी ए बी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी ए बी। तो बताइए जब हमारा ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये ए बी क्या है, ए बी यहाँ पे चाप है। तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। हमने क्या पढ़ा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। तो हमारे पास कोण यहाँ पे कितना है, कोण है डेल्टा थीटा, और चाप कितना है, चाप हमारे पास क्या है ए बी, और इसकी जो रेडियस कितनी है आर है। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो डेल्टा ए है वो आ जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल है, जो ग्रह को मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, डेल्टा ए है, और वो आ जाएगा 1/2, और इसकी आर इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा हो जाएगी। तो देखिए बच्चों हमारे पास डेल्टा ए आ गया, वो कितना आया 1/2, हमारे पास डेल्टा ए आया है वो आया है 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आया है। हमारे पास क्या आया है, आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आया है। यदि आपको पता है कि ये हमने जो डेल्टा ए लिया है वो क्षेत्रफल क्या लिया है, अति अल्प लिया है। यदि हम मानते हैं कि जो हमारा जो लिया गया टाइम डेल्टा टी है वो क्या है, अति अल्प है, डेल्टा टी क्या है, बहुत छोटा ले रहे हैं। आपको भी पता है कि डेल्टा टी क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं। और इस समीकरण के अंदर हमने क्या करते हैं, हमारे पास ये प्राप्त हुआ है, इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं डेल्टा टी का भाग दे देते हैं, भाग देने पर, तो डेल्टा टी का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। और आपको पता है जो समय है वो क्या है, यहाँ पे अति अल्प है। क्यों कि डेल्टा टी डैश टू, डेल्टा टी डैश टू कितना है, 0 है, बहुत कम है, मतलब समय बहुत कम है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और हमारे पास ये लिखा हुआ है 1/2, और यह जाएगा आर स्क्वायर, और आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या आ जाएगा 0, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, मैंने देखो एक बार वापस समझा देता हूँ कि कोई ग्रह है जो कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, तो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा का जो क्षेत्रफल है, ऐसे भी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। तो 1/2 मैंने लिख दिया, आधार इसका आर लिख दिया, इसकी ऊंचाई क्या लिख दी, थीटा के सामने वाली इसका क्या हो जाएगी ऊंचाई, वो कितनी लिख दी मैंने, ए बी, है ना। और ए बी की वैल्यू मैंने कैसे निकाल दी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो डेल्टा थीटा हमारे पास आ गया, ए बी अपॉन आर आ गया, और हमने ए बी की वैल्यू हमारे आर इंटू डेल्टा थीटा आ गई यहाँ पे। और फिर मैंने बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ डेल्टा टी का मैंने भाग दे दिया। डेल्टा टी का भाग देने पर हमारे पास मैंने बोला कि यदि डेल्टा टी समय, आपको पता है जब ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक गया है तो समय कितना लिया, बहुत कम लिया है, बहुत कम है, मतलब डैश टू जीरो, डैश टू जीरो मतलब की ओर अग्रसर, किस ओर अग्रसर, जीरो की ओर अग्रसर है। तो हमारे पास जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी 1/2 आर स्क्वायर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो बच्चों मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये प्राप्त हो गया है, आपको पता है कि डेल्टा थीटा कम है, डेल्टा टी समय कम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
हम इसको लिखेंगे डी ए बाई डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, डी ए बाई डी टी लिख सकते हैं। और हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। तो हम बच्चों जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हमारा कोणीय वेग जो ये घूर्णन कर रहा है वो किससे कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से। किससे कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से। और ओमेगा बराबर होता है, वो क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। कि कोणीय वेग होता है वो क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी होता है। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हुआ है, वो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, हमारे पास प्राप्त हुआ है डी ए बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि इसका जो कोणीय संवेग है ना, इस घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो इसका कोणीय संवेग होता है, ठीक है, जिसको हम किससे लिखते हैं, एस कोणीय संवेग हमारे पास लिखते हैं एल होता है। और एल बराबर क्या होता है बच्चों, आई ओमेगा होता है। एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा होता है। और हम जानते हैं, और हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आई होता है, इनर्शिया होता है, जो जड़त्व होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, आई का मान कितना होता है, एम आर स्क्वायर। तो बताइए बच्चों, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एम आर स्क्वायर ओमेगा। हमारे पास क्या आ गई, एम आर स्क्वायर ओमेगा आ गई। तो बताइए बच्चों, यहाँ से हमने ओमेगा की जो हमने वैल्यू है, आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू, देखो यहाँ पे भी क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, एल बाई एम आ जाएगी। एल बाई क्या आ जाएगी, एम। तो हमारे पास ये समीकरण नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखो इसको ऐसे लिख दिया, यदि थीटा का मान क्या था, डेल्टा टी का मान बहुत कम था और जीरो की ओर अग्रसर था, तो हमने लिख दिया डी बाई डी टी और 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी लिख दिया। और हम जानते हैं कि जो हमारा कोणीय वेग है वो कितना होता है, डी थीटा बाई डी टी होता है। और इसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग है वो क्या होता है, एल होता है, वो आई ओमेगा होता है। और हमने आई की वैल्यू समीकरण के अंदर पुट की। हम समीकरण 1 व 2 से इसका मान निकालते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से देखो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी हमारे पास क्या आ गया, डी ए बाई डी टी 1/2 और जो आर स्क्वायर ओमेगा है, और आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, एल, एल बाई एम। तो हमारे पास क्या आ गया, एल बाई 2m आ गया। डी ए बाई डी टी क्या आ गया, एल बाई 2m। जहाँ एल क्या है आपको पता है, एल मैंने बता दिया कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या है, कोणीय संवेग है। और कोणीय संवेग इसका कैसा रहेगा, नियत रहेगा। कोणीय संवेग इसका कैसा रहेगा, नियत रहेगा। और जो एम है वो भी क्या है, मास, एम भी क्या है, द्रव्यमान है। ग्रह का क्या है, द्रव्यमान, ग्रह का क्या है, द्रव्यमान है। और वो भी कैसा होता है, नियत होता है। इसका मतलब जो ये पूरी वैल्यू है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी वो कैसे होगी, नियत होगी। तो ये दूसरा नियम यही कहना चाहता था कि कोई भी ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करेगा, तय करेगा। और इसका जो क्षेत्रफलीय, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो क्षेत्रफलीय हमारे पास क्या आया था, क्षेत्रफलीय चाल। क्षेत्रफलीय चाल का इसका मतलब यही तो था, इसकी जो क्षेत्रफलीय चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। क्षेत्रफलीय चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये बच्चों किसकी व्याख्या करता है, केपलर के द्वितीय नियम की व्याख्या करता है। तो बच्चों जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अब, जो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में आप पहले से जानकारी है आपको। और वो टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो दो वस्तुओं के मध्य में लगता है, दो वस्तुओं के क्या लगता है, मध्य में लगता है। जैसे मेरे पास ये पेन का क्या है, मार्कर है। तो मार्कर को जैसे मैं यहाँ से गिराऊंगा तो ये मार्कर का नीचे गिर रहा है ना। जैसे इसको मैं ढक्कन को भी गिराया वो भी नीचे। इसका मतलब जो प्रत्येक वस्तु है एक नीचे की ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती है।
तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो उसकी प्रकृति होती है वो सदैव कैसे होती है, आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। इसका मतलब आप और हमारे के बीच में भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फोन, हाँ फोन से, और मेरे कैमरा के अंदर जो फोन क्या लग रहा है, उसमें क्या लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी क्या है, P। तो इसके बारे में बताने वाले थे, वो थे न्यूटन थे। कौन थे, न्यूटन ने बताया था 1665 के अंदर। उन्होंने बताया कि जब ये पेड़ के नीचे बैठे थे तो वहां से एक एप्पल नीचे गिरी, और एप्पल नीचे गिरने से उनके विचार आए ऐसा कि ये नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है ना। इससे पहले बहुत साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी समझाया था, तो पहले वीडियो में मैंने समझाया, यदि नहीं देखा है पहला वीडियो तो जाके देखे। तो न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पदार्थ, पदार्थ के, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, एक कण दूसरे कण को क्या करता है, न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में पदार्थ के प्रत्येक कण, एक कण दूसरे कण को, दूसरे कण को अपनी ओर, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये किसने बताया, न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ है, पदार्थ का जो प्रत्येक कण है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। जो ये, और इसी सर्वव्यापी, इसी सर्वव्यापी बल को, इसी सर्वव्यापी बल को क्या दिया नाम, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी को क्या बोल दिया, गुरुत्वाकर्षण बल बोला। तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड के अंदर जो भी पिंड है, प्रत्येक कण है या पिंड है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं वो इसी को क्या बोल दिया, गुरुत्वाकर्षण बल बोल दिया। इस, अभी मैंने बताया कि हम और आपके मध्य में तो बल तो लग रहा है, तो एक दूसरे के आकर्षित तो नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ कि ये पिंड है, इस दोनों के मध्य भी फोर्स लग रहा है, कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं होंगे। इनका कारण क्या है, वो अभी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल नियम, गुरुत्वाकर्षण बल नियम। और ये बताने वाले कौन थे, न्यूटन थे। तो न्यूटन ने क्या बताया, कि न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने बताया कि, बताया कि पिंडों के, पिंडों के मध्य लगने वाला, पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल होता है, होता है जो कि पिंडों के द्रव्यमान के, पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। वह पिंडों के केंद्र के मध्य की दूरी के, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा इसकी दिशा होती है वो रेखा के अनुदिश होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये पिंड है, एक दूसरा पिंड हमारे पास कौन सा है, ये, इसका जो मास मैं कंसिडर करता हूँ m1, इसका जो मास मैंने कंसिडर किया वो कितना है, m2। तो इसका सेंटर है, इसका भी सेंटर है, इन सेंटर की जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, r है। इन सेंटर की मध्य की दूरी कितनी है, r है। तो आपको पता है कि इसके कारण भी इस पे फोर्स लगेगा, और इसके कारण भी इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो ये दो फोर्स एक दूसरे के क्या होते हैं, समान तथा विपरीत प्रकृति के होते हैं ना। तो ये न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का नियम का भी पालन कर रहा है, देखो यहाँ से पता लग रहा है। तो इसके कारण फोर्स लगेगा, और इसके कारण भी क्या लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, है ना, ये लगेगा। तो ये कह रहा है कि जो इसकी दिशा है वो ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे भी नहीं हो सकती, क्यों नहीं, तो ये जो बल लगेगा वो सेंटर टू, हाँ सेंटर अप्लाइड होगा। मतलब ये इसकी जो दिशा, दिशा बल की जो दिशा होगी, बल की दिशा रेखा के अनुदिश होगी,
किसके अनुदिश होगी? रेखा के अनुदिश होगी। इसका मतलब अर्थात ये फोर्स कैसा होगा? सेंट्रल फोर्स होगा। इसका मतलब कैसा होगा? केंद्रीय बल होगा। इसका मतलब कैसा होगा? केंद्रीय बल, अर्थात केंद्रीय बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? केंद्रीय बल। कैसा बल है? केंद्रीय बल है। तो इस नियम के अनुसार हम इसकी नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो मैंने बताया, देखो हमारे पास एक बार मैं इसको ऊपर से मिटा देता हूँ और वहां से हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया है ना? तो अभी बताया कि हमारे पास कितना है, ये एक तो हमारे पास ये है ना, दूसरा हमने पिंड क्या लिया है और इसका सेंटर, ये सेंटर के जो मध्य की जो डिस्टेंस है हमने वो कितनी ली? आर ली। इसका जो मास कंसिडर किया कितना है? m1, और इसका मास कितना है? m2। तो देखो ये फोर्स इस पे रेखा के अनुदिश, हाँ, टूवर्ड्स लगेगा। तो रेखा के अनुदिश ये लग रहा है कितना लग रहा है? F12 लग रहा है। कितना लग रहा है? F12। और इधर जो लग रहा है वो ये इसके कारण लग रहा है, वो कितना लग रहा है? 21। इसका मतलब आपको पता है मैंने F12, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पिंड है ये है, तो 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स है और 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स F21 है। ये दोनों बल कैसे होते हैं? एक दूसरे के समान। परिमाण में तो क्या होते हैं? समान, लेकिन दिशा के अंदर क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन एक बार यहाँ चलिए न्यूटन की ओर। तो न्यूटन ने बताया कि इनके जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जो आकर्षण बल होता है, जो F होता है, वो जो मैं लिखूंगा इसका बल का परिमाण, बल का क्या लिख रहा हूं मैं? परिमाण लिख रहा हूं। ये परिमाण F किसके समानुपाती होता है? द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो इसका द्रव्यमान कितना है? m1। इसका द्रव्यमान कितना है? m2। तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो गया? m1 m2, और इसका गुणनफल क्या हो गया? F के समानुपाती हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। दूसरा क्या होता है कि पिंडों के केंद्र के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कह रहा है कि इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? देखो ये दूरी, दूरी कितनी? r, r का वर्ग, और इसका क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। हाँ, तो देखिए हमारे पास समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा? देखो F समानुपाती हमारे पास क्या था? m1 m2, और नीचे दूसरा समीकरण क्या था? r स्क्वायर था। तो मैं इस समानुपाती को हटाता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? हमारे पास एक नियतांक आ जाएगा जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, g होता है। इसका मान m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो हमारे पास एक आकर्षण बल का फॉर्मूला आ गया और आकर्षण बल का नाम दे दिया था गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर आ गया जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। और मैंने बताया कि जहाँ g है, जहाँ g क्या है? g हमारा है सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल। इसका मतलब इसका जो मान है जो माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगा, इसका मान माध्यम पर की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मान है वो क्या रहेगा? फिक्स होगा। और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है ना? तो देखो इसकी आपको ये डायमेंशन सॉरी यूनिट निकालनी है तो यूनिट इजी से भी निकाल सकते हो। यदि आपको यूनिट याद नहीं रह रही है तो आप यूनिट कैसे निकाले? देखो ये हमें याद नहीं है, हम कैसे निकाले? तो आपको ये फॉर्मूला तो आ गया आपके पास। देखो यूनिट में निकालना आसान तरीका समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, अब देखो हमारे पास किसकी यूनिट निकालनी है? जी की। तो जी की निकालनी तो हमने जी को तो वैसे ही रख दिया है ना, जी को मैंने वैसे का वैसे रख दिया। अब यूनिट इसकी निकालनी थी, जिसकी यूनिट निकालनी है उसको ऐसा कैसा रख दीजिए। अब देखो हमारे बाकी को क्या कर दीजिए? इसका पक्षांतर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो गया? 4 से हो गया है ना। m1 m2 कहाँ गया? नीचे आ गया। तो देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? न्यूटन, और ये इसके साथ ऊपर चला गया आर। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? आर का स्क्वायर, इसका क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ जी हो गया, हमने यहाँ जी को रख दिया और एफ के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया? आर स्क्वायर का, है ना। नीचे क्या आ गया? m1 m2 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया। तो देखो एफ की डायमेंशन क्या आ गई? न्यूटन। आर का क्या आ गया? मीटर, और स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर आ गई। m1 m2 क्या है? किलोग्राम। इसका मास का क्या होता है? किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार आपको इसकी डायमेंशन भी निकालनी आनी चाहिए आपको। इसकी यदि कोई डायमेंशन पूछे
इसकी डायमेंशन ये कौन सी पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में, इसकी वैल्यू कौन सी पद्धति में है, एसआई पद्धति में, ये ध्यान रखना, एसआई पद्धति में है। तो इसकी मैं डायमेंशन पूछूंगा तो डायमेंशन भी इसी से निकाल सकते हो, है ना। तो इसकी विमा भी कैसे निकालोगे, इससे निकाल दो। अभी निकाला था क्या था, फोर्स, बल, और दूसरा क्या था आपने निकाला था, दूरी का स्क्वायर था। किसका स्क्वायर था, दूरी का स्क्वायर था, और नीचे किसका स्क्वायर था, द्रव्यमान का। किसका स्क्वायर था, द्रव्यमान का स्क्वायर था। इसका मतलब ये क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था ना। तो देखो बल का जो डायमेंशन होती है बल की लिख दीजिए, बल की क्या होती है, m1 l1 t-2 होती है। दूरी की क्या होती है, l2 होती है ना। और ये द्रव्यमान मास की क्या होगी, मास की हम लिखेंगे स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, m2 लिख देंगे। तो देखो ये m2 है और यहाँ पे m1 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 का क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी एक पावर तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, तो -1 बच जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन क्या आ जाएगी, देखो इसकी डायमेंशन आ जाएगी, देखो m1 है और 2 पर गई तो -1, यहाँ पे देखो l1 और ये l2 तो क्या आ गई l3, और देखो ये t माइनस क्या आ गया 2, t माइनस क्या आ गया 2। तो ये g की क्या हो जाएगी, g की विमा है, ये g की क्या है, विमा है। तो देखो g की विमा भी आ गई और g का मात्रक भी आ गया। अब मैं आपको बच्चों बताता हूं कि कोई भी बल है, तो अब यदि मैं कहता हूं कि यदि हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संख्यात्मक मान है ना, संख्यात्मक मान यदि मैं m1 और m2 को मैं क्या मान रहा हूं, m1 बराबर m2 बराबर मान रहा हूं 1 kg, कितना मान रहा हूं 1 kg मान रहा हूं, m1 और m2 को कितना मान रहा हूं 1 kg, और इसकी दूरी है r डिस्टेंस है वो भी मैं कह रहा हूं 1 क्या है मीटर है, क्या मीटर है 1 मीटर है। तो हमारे पास इसका जो संख्यात्मक मान है, तो मैं कह रहा हूं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g को संख्यात्मक मान है, मान यदि पिंडों का द्रव्यमान क्या हो, एकांक हो, तथा इनके मध्य की दूरी भी क्या हो, एकांक हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान किसके बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इस नियतांक क्या होगा, नियतांक के बराबर होगा। बराबर कैसे होगा, देखो इसमें वैल्यू पुट कीजिए तो इसका मान तो क्या हो गया 1, इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास f बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, f बराबर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो दूसरी बात यह है बच्चों कि जो g का मान है वो किस पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता है। तो सबसे पहले g के बारे में आपको पता रखना है कि g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, और ये कौन सा है, एसआई पद्धति में, कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो जी का मान है, जो दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो जी का मान है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो एक बार मैं आपको मिटा के अच्छे से समझा देता हूं कि जी का मान किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले जो जी का मान, जो कणों की प्रकृति वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, तो कणों की प्रकृति वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो जी का मान कणों की प्रकृति वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, कणों की प्रकृति वह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जी का मान है ना, अभी मैंने बताया कि माध्यम पर प्रकृति पर डिपेंड नहीं क्यों करता है, क्योंकि ये कैसा नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका मान जी का मान है वो कितना रहेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा। दूसरी बात यह है कि जो ये बल है वो इसकी जो मध्य किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये बल है वो, सॉरी ये बल आपको ध्यान रखना है कि आप, अभी मैं बता रहा था, पहले क्या बता रहा था आपको कि आप और हमारे मध्य भी क्या लग रहा है, बल लग रहा है। वो कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी ओर तो हम आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे। इसका मान ये है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आया था। अरे मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये डस्टर है और ये मार्कर है, इनके मध्य भी क्या लगना चाहिए, पिंड के मध्य है, तो ये तो नहीं लगता, दो पिंड है जिसमें कि ये पिंड है ये पिंड है,
तो जैसे छोटे छोटे पिंड है उसके पास में तो क्या लगना चाहिए, इसके सेंटर से क्या लगना चाहिए, आकर्षण बल लगना चाहिए ना, आपको और हमारे बीच में भी लगना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, लगता है लेकिन वास्तव में आपको दिखाई नहीं देता। क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि देखो इसका वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मतलब ये बहुत कम है, इसका मान क्या है, अति सूक्ष्म है। जी का मान क्या है, बहुत कम है। जी का मान क्या है, सूक्ष्म है। जी का मान क्या है, सूक्ष्म है। अतः ये इसकी जो प्रकृति वो होती है वो कैसे होगी, दुर्बल प्रकृति का होगा। ये कैसा होगा, दुर्बल प्रकृति का होगा। इसलिए ना, अब हमारा मास देख लो, हमारा मास कंसीडर कर लो, आपका भी मास कंसीडर कर लो और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी मास, आपको पता है हमारा मास कितना है, आप यदि मास 60 का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो वैल्यू कितनी है, 10⁻11। तो 10⁻11 है, इसका मतलब हम 10�11 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 10⁻11 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी कम आ जाएगी, बहुत कम आएगी ना। इसका मतलब बल तो लगता है लेकिन एफ जो आकर्षण प्रकृति होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके कारण जो इसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल प्रकृति का होता है। कैसा होता है, दुर्बल प्रकृति का होता है। दूसरे बल की इसकी विशेषता ये भी देख लो, जो इसकी जो होती है ये हमेशा कैसा होता है, ये सदैव कैसा होता है, ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति का। ये शरीर आकर्षण प्रकृति का होता है। इसका मतलब दो वस्तुओं के अट्रैक्ट करेगी, है ना। एक दूसरा बल भी होता है जो मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे। जहां जी की जगह क्या आ जाएगा, के, यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आवेश है। और आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल क्या होता है, देखो आवेशों के मध्य के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्यस्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ आवेश है, तो आवेश आपको पता है, आवेश प्लस भी हो सकता है, दूसरा आवेश क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दूसरा प्लस हो सकता है, दूसरा प्लस हो सकता है। जब प्लस माइनस होंगे तब आकर्षण होगा, जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन इसमें सदैव क्या होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण कभी नहीं होगा। और ये आपको भी पता होना चाहिए, फंडामेंटल फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स